हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो हमें इसके बारे में पता हो कि ये पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद ही हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले कि एक पोलिनोमियल क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है पोलिनोमियल, तो हमें इनके नाम से ही ये चीज इंडिकेट हो जाती है कि पोली मीन्स क्या होता है, मेनी। पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है फॉर्म। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हो वो हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल के एक प्रकार से ऐसी कैटेगरी जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स अभी क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म्स की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या हो गया बच्चा, पोलिनोमियल मतलब कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं हमारे पास। जैसे कि हमने हमारी पुरानी क्लास में 9th में चीजें पढ़ी है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं, आप उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने उन चीजों पर ध्यान देना चालू कर दिया, आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगने लग जाएगा। क्या है कि जैसे अगर हमने मान लो कोई एक इक्वेशन ली 2x + 3 जो कि किसके इक्वल है, y के इक्वल। क्या है मेरे पास 2x + 3 जो कि किसके इक्वल है, y के। मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो क्या ये एक पोलिनोमियल है, हमें ये समझना है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसमें ये x क्या है बच्चों, ये हमने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो x होता है, y होता है, ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ये अभी हमारी एक इक्वेशन है जो कि x वेरिएबल में है, ठीक है। तो क्या ये पोलिनोमियल है, तो बोले हाँ ये पोलिनोमियल है। पर ये किस तरह का पोलिनोमियल है, हमें ये पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसा है कि हमारा इक्वेशन एक इस फॉर्म में, जो कि इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरीके से दिख रही है, ax + b। ये a मतलब यहाँ पर 2 है, x है और b की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो इस तरह का जो पोलिनोमियल होता है वो हमारा कहलाता है लीनियर पोलिनोमियल। कैसा कहलाता है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल। और ये चीजें हमने हमारी पुरानी क्लास में 9th और 8th में ये चीजें हमने पढ़ी है, पर 10th में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, पर बहुत कम अमाउंट में। पर अगर हाँ हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि पोलिनोमियल है, तो ये अगर इसकी कोई कैटेगरी है, अगर इस तरह के इक्वेशंस हैं, तो ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल। जिसमें ये जो a है या b है ये क्या है, सारे रियल नंबर्स है। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर मीन्स सारे वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है, आपकी वैल्यू रेशनल फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी वैल्यूज नॉर्मल नेचुरल नंबर या होल नंबर्स भी हो सकते हैं, आपकी वैल्यूज रूट वाली जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो सारे अगर इक्वेशन में है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली ये नंबर सिंपल इस तरीके होना चाहिए। आप अगर इसको ऐसा लिखते हैं कि -2x + 8, ये भी एक कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो √2x + 16, ये भी एक लीनियर इक्वेशन। मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं -3/2x + 5, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो शुरुआत में a और b है, यहाँ पर a है और जहां पर b है, ये सारे हमारे कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब वो ऐसी कैटेगरी जिसमें कि सब कुछ आ जाता है। सिर्फ एक कैटेगरी नहीं आती है जो कि होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि i के फॉर्म में होता है। वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो 11th और 12th के लिए जरूरी है। तो अभी हमारे 10th में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन है, अगर लीनियर पोलिनोमियल है हमारे पास, तो उसका जनरल फॉर्म, ये इनका जनरल फॉर्म कहलाता है ax + b। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b, जिसमें a और b जो है वो रियल नंबर है और x जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है बच्चों। वैसे हमारी दूसरी इक्वेशन होती है, दूसरी इक्वेशन मीन्स जैसे लीनियर पोलिनोमियल देखा, वैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सब जनरल फॉर्म होता है, बोले बिल्कुल होता है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है ax + b, वैसे इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, वो होता है इस तरीके से ax² + bx + c। यहां पर x² जो है ये, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, ये x जो वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, b है, वो c हमारा कोई कांस्टेंट, कोई भी नंबर है, रियल नंबर।
ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। आप कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, जैसे मान लो 12x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये किस तरह की इक्वेशन हो गई बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें कि ये जो कहलाती है, ये इनकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों? डिग्री होती है 2। वैसे हमने इसके पहले जो लीनियर पोलिनोमियल देखा था, तो उसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? 1। तो 1 होती है लीनियर पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में डिग्री 2 हो जाती है, उसका जनरल फॉर्म ये होता है। वैसे तीसरा कैटेगरी होती है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो उसका जनरल फॉर्म भी इसी तरीके से, अब यहाँ पर इसकी डिग्री 2 थी इसलिए क्वाड्रेटिक कहला रहा था, अब इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमारा पोलिनोमियल कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरीके से, पहला वाला a है, उसके साथ x³ है, दूसरे वाले b के साथ x² है, तीसरे वाले c के साथ x है, और चौथा वाला d जो है वो कांस्टेंट टर्म है। आई बात समझ में? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, और इसके पहले हमने जो देखा था लीनियर का, तो लीनियर का जनरल फॉर्म क्या था बच्चों? ax प्लस b। तो ये 3 वेराइटीज होती है एक पोलिनोमियल के अंदर। ठीक है, इतना हमें हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हमको अब ये कैटेगरीज पता है कि एक पोलिनोमियल क्या होता है, कैसा होता है लीनियर पोलिनोमियल, कैसा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और कैसा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो अब हम इसके अगली स्टेप पर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इन इक्वेशनों के जीरो निकालना। मैं बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं ये चीजें। ध्यान देना, बहुत अच्छा है वीडियो लेक्चर ये, इन समझ लो कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं। कि जैसे मैं शुरू वाला जो एग्जांपल था मेरा क्या था कि 2x प्लस 3 वाला, उसी एग्जांपल को मैं लेता हूं यहां पर और आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कैसा पोलिनोमियल था बच्चों? लीनियर पोलिनोमियल। तो यहां पर मैं अगर इसका एक टेबुलर फॉर्म बनाऊं, जो कि हमने 9th में पढ़ा है बच्चों, मैं वही चीज आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि x की कुछ वैल्यू रखूंगा और उसके रिस्पेक्ट में मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है। मतलब कि x की क्या वैल्यू रखूं मैं कि मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। क्या ऐसी कंडीशन के लिए मुझे क्या चेक करना है? समझना है इस चीजों को कि एक तो हमने क्या देखा था कि एक इक्वेशन होती है, उसको इस तरीके से x की अलग अलग वैल्यू मान लो, जैसे x की वैल्यू 1 रखी मैंने, तो यहाँ 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5 हो गया। अगर x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 2 मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 4, 4 प्लस 3 7 हो गया। इस तरीके से तो ये अगर हम अलग अलग x की वैल्यू लिखते चले जाएंगे और y के अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, तो ये जो हमें टेबुलर फॉर्म मिला है, इसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? इसका ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? ग्राफ बना सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार से किस तरह की इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सीधी रेखा। मतलब लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन होगी। सीधी लाइन कैसी भी हो सकती है, वो एसी 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 भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब लाइन आपकी सीधी होना चाहिए हर केस में। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। पर क्या हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत आवश्यक है, हम निकालना चाहते हैं इसके जीरो। क्या निकालना है बच्चों? जीरो। तो इसके जीरोस क्या होते हैं हमें ये पता करना है बस। पहले वाली केस में हम लीनियर पोलिनोमियल का एक एग्जांपल ले रहा हूं तो आप समझ जाओगे, ताकि आप अगले वाला जो केस हमारा हम चालू करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक वाला केस और क्यूबिक वाला केस, तो उसके भी जीरो कैसे निकालते हैं वो हमें चीजें 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। तो जैसे मान लो कि ये हमारी इक्वेशन थी, इसके हमको क्या पता करना है बच्चों? जीरो पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन को किसके इक्वल रख देना है? 2x प्लस 3 को इक्वल टू क्या रख देना है? इक्वल टू 0। 0 के बराबर अगर हमने रख दिया तो हम जनरल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि जैसे ये 2x है, इस 2x को हमने यही रहने दिया, ये जो प्लस 3 है इसको मैं इक्वल के उधर ले गया, तो प्लस वाली चीज जब इक्वल के उस साइड में जाएगी तो वो बन जाएगी माइनस की 3। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, और ये जो x के साथ 2 यहां पर क्या था? मल्टीप्लीकेशन में था, तो वो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? -3/2। ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है -3/2। अगर यही मैंने इस इक्वेशन में रखी है तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों?
0। ठीक है, तो यही जो चीज है, ये x की वैल्यू -3/2 मतलब -3/2 रखने पर y की वैल्यू क्या हो गई 0। ये हमारा क्या कहलाता है, इस इक्वेशन का 0 कहलाता है। मतलब 0 का सीधा सा मतलब है कि x की कौन सी वैल्यू रखूं कि मुझे जो y की वैल्यू है वो 0 मिल जाए। मतलब यहाँ पर x की क्या वैल्यू, अब जैसे देखो इसको चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्या है x की वैल्यू -3/2 इस इक्वेशन में मैंने रखी। क्या इक्वेशन थी 2x + 3, तो x की जगह पर क्या रख दिया मैंने -3/2, मतलब ये -3/2 रख दिया, +3 था। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डिवाइड में। यहाँ पर बचा क्या -3, इधर -3 है, इधर +3, और -3 + 3 कितना हो जाता है बच्चों 0। आई बात समझ में? मतलब ये सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है लीनियर के केस में। ये कौन सी वाली कैटेगरी पढ़ रहे थे हम बच्चों, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के केस में अगर हम 0 पता करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक ही 0 हमें मिलेगा। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ऐसे 10 पॉइंट हो सकते हैं कि पूरी लाइन का ग्राफ बन रहा है। खाली 3 पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ में रखना चाहूं कि x की वैल्यू जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ये -1 है, -2 है, -3, वैसे इधर भी +1 +2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू 1 थी, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये समझो कि y की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो ये x 1 है, y 5 है, मतलब इनको मिलाया, पॉइंट मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 2 है, ये 2 है, और y की वैल्यू 7 है, 7 मतलब कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो ये पॉइंट कहां पर आ गया ऐसा। जब इन पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं तो हमारी ऐसी करके सीधी एक लाइन बन जाएगी। तो ये तो खाली ग्राफ की बात हो गई, पर वही जो लाइन बनी है वो इस एक्स एक्सिस को, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, इस एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगी, वो वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला। एक्स की वैल्यू होगी -3/2, वहीं पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा और वही हमारा क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। चीजें समझ में आई? हम क्या देख रहे हैं, खाली एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन के केस में मैं ये बोल रहा हूं आपको कि उसमें अगर 0 पता करना है हमको, उस इक्वेशन का 0 अगर पता करना है तो उसका 0 कितना होगा, सिर्फ 1 होगा, और वो 1 क्या है, जैसे कि इस वाले केस में क्या है -3/2, तो वो हमें कहां से पता चला, हमने इक्वेशन को 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू निकाल दी। क्यों? क्योंकि इस x की वैल्यू पर, ये जो x की वैल्यू है जो -3/2, यहां पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब y वाली लाइन कहीं भी नहीं कटेगी, खाली जो x वाली लाइन है वो किसी एक पॉइंट पर कटेगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, -3/2। तो ये जो है यही इक्वेशन का क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? और अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ठीक है, अभी हमने लीनियर इक्वेशन का केस लिया है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस ले लूं, मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब इसका जनरल फॉर्म क्या होता था, हमें पता है x² + bx + c। देख लो यहाँ पर a की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर b की जगह पर ये -3 है, और यहाँ पर c की जगह पर क्या है -4, मतलब ये किस तरह की इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले एक जनरल आइडिया हमको ये होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने 0 होंगे, 2 0। जैसे कि हमने लीनियर में देखा, लीनियर में कितने 0 होते हैं, 1 0। क्वाड्रेटिक में होंगे 2, और क्यूबिक वाला जो केस आएगा, जो थर्ड केस है, उसमें कितने 0 मिलेंगे, हमें 3 0 मिलेंगे। तो अभी हम सेकंड वाली कैटेगरी देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, तो कितने 0 मिलेंगे हमें, 2। अब वो 2 zeros कैसे मिलेंगे हमें वो देखना है। ठीक है, तो समझो इसको, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कि अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से चलें, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर चलें तो हमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना हमें आता है, मतलब अगर हम यहां पर x की अलग अलग वैल्यूज को रखते चले जाते हैं, मान लो कि मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, क्या रखी बच्चों, x की वैल्यू 1 रखी। अभी मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, मतलब इस इक्वेशन पे क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, जहां पर x है वहां पर 1, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1,
3 इंटू 1 कितना होगा 3 और ये -4। 1 माइनस 3 कितना हो गया 1 माइनस 3 -2 और -4 ये कितना हो गया टोटल मिलाकर -6। मतलब अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई -6। 0 हुआ क्या भाई? नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये बोले एक पॉइंट है कि x की वैल्यू मैंने 1 रखी थी, x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या मिल गई -6। अच्छा, मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ -1 लिखते ट्राई करता। भैया पूरी नंबर लाइन में सारे वैल्यूज होती है, प्लस वाली भी होती है माइनस वाली भी होती है, आप चाहे जो रख के देख सकते हो। ठीक है, तो जैसा 1 था वैसे मैंने क्या रखा, अब -1 रख के ट्राई किया, तो इक्वेशन में मैंने -1 रखा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू x की जगह पर -1 और ये -4। जस्ट कुछ नहीं रख रहा हूं, जहां पर x है वहां पर अब क्या रख रहा हूं -1। और पहले वाले केस में मैंने x की जगह पर क्या रखा था 1 रखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, मतलब हमें क्या मिलने वाला है खाली 1। यहाँ पर ये -3 है और ये -1, ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों मिल जाएंगे प्लस, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 3, और उसके बाद क्या बचा है -4। देखो बच्चों बहुत अच्छी चीज आ गई है कि 1 + 3 कितना हो गया 4 -4, 4 - 4 कितना होता है 0 होता है, 4 - 4 0 होता है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू क्या रखी बच्चों -1, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 0। बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैंने क्या केस लिया था कि हमारी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर ने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस मिलेंगे मुझे। ठीक है, पहला 0 आपके सामने निकल कर आ चुका है, जी वाला। क्यों है इसको 0 क्यों बोला गया कि x की वैल्यू -1 पर y की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है 0 हो गई है। पर इसके पहले वाले केस में जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी थी तो y की वैल्यू 0 हुई थी क्या? नहीं हुई थी, तो वो उसका 0 नहीं कहलाएगा, वो खाली हमारे ग्राफ बनाने में काम दे जाएगा। तो उसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा पैराबोला टाइप का, मतलब ऐसा सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको, ऐसा पैराबोला बनाएंगे, ऐसा कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएंगे जो कि वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा, और वही जो 2 पॉइंट है वो उसके 0 कहलाते हैं। मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा। तो x की वैल्यू 1 पर या 1 पर हमें 0 नहीं मिल रहा था, y की वैल्यू x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये एक 0 हो गया। वैसा ही एक और 0 निकल सकता है, और वो निकल रहा है जैसे मान लो बना हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, आपके बुक में दिया हुआ है कि x की वैल्यू जैसे मैं अब 4 रखता हूं, तो अब x की वैल्यू मैंने रख दी मान लो 4, इस इक्वेशन में x की वैल्यू मैंने रख दी बच्चों 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखा है x क्या 4, तो 4 का स्क्वायर 3 इंटू 4 हो गया -4, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 -4, देखो 16 -12 -4 -16 हो गया, और 16 - 16 0, मतलब ये 4 पर भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो, आपको y की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें कितने 0 मिलेंगे 2, अगर लीनियर है तो 1 0, और वैसे अगर क्यूबिक वाला केस अगर हम लेते हैं तो हमें 3 0 मिलेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों? बहुत आसान है, आप जब खुद से करोगे, ट्राई करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सारी चीजें ऐसा लगेगा अरे वाह कितना आसान है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये चीजें सारी आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, जो जो चीजें मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम देगी जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स बताता हूं कि ग्राफ्स कैसे होते हैं। कि मान लो आपका जैसे एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, मतलब ये आपका क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि y इज इक्वल टू ये px है। ये px का मतलब कुछ नहीं है बेटा, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y इज इक्वल टू px, यहाँ पर p जो है वो आपको क्या बता रहा है, p मतलब पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल कैसा है x में, मतलब उसमें वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल दिया, उसमें अलग अलग ग्राफ भी है। अब समझना इन ग्राफ्स को। पहला ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपकी लाइन ऐसी बनती है। ठीक है, दूसरा ये एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, एक्स डैश बोल दिया, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, वाई डैश बोल दिया। वैसे ही कुछ ग्राफ ऐसे बनाए हुए। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है जिससे कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये सारा एक्स वाई लिखा हुआ है, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है।
ठीक है, ये एक्स डैश, वाई डैश, ये भी एक्स डैश, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अभी 3 में अपना काम चल जाएगा। वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स, उसके अलग अलग ग्राफ बनाए हैं उन्होंने, तो आपको बताना है कि हर केस में कितने कितने जीरो होंगे। अब मैंने जीरो के लिए क्या कंडीशन बताई है बच्चों, कि वो एक्स की वैल्यू, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जिस पर कि y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। y जीरो देखना है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ को अगर देखें, पहला ग्राफ देखते हैं, तो ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है बच्चों, एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है मेरी, वाई एक्सिस। तो हमें क्या चाहिए, वाई जीरो चाहिए। मतलब वाई जीरो कहां पर मिलेगा मुझे, वाई जीरो कहां पर मिलेगा, क्या इस पॉइंट पर वाई जीरो है, नहीं है। तो इस पॉइंट पर अगर वाई जीरो नहीं है, मतलब ये वाली जो लाइन है, इस वाले ग्राफ में हमें कोई जीरो नहीं मिलेगा, नो जीरो, जीरो ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो लाइन बनाई है वो y जीरो बताएगी ही नहीं हमें। y जीरो कहां पर होगा, x वाली लाइन पर। अगर x वाली लाइन पर हम देखेंगे तो यहीं पर y जीरो होगा ना। अगर इस वाली बात कर रहा हूं, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर y की वैल्यू क्या है, कुछ ही नहीं है, जीरो है। पर इस वाली लाइन पर तो y की वैल्यू है ना, जैसे कुछ भी हो सकता है। ये y की स्क्वायर है, मान लो जैसे 5 पर है, तो यहां पर तो y की वैल्यू है, मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे y की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों, जीरो चाहिए, तभी वो हमारा जीरो कहलाएगा। मतलब इस वाले ग्राफ में कोई भी जीरो नहीं। चलो दूसरे वाले ग्राफ में देखते हैं, क्या इस पॉइंट पर y जीरो है क्या, नहीं है। यहां पर इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये जीरो होता है, ये इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स। वैसे ही प्लस वाई की वैल्यू इधर होती है और इधर होती है वैल्यू माइनस वाई की। तो इस वाले पॉइंट पर ये जो कट रहा है, जहां पर लाइन को काट रहा है वो, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये वाला जो पॉइंट है, कौन से वाले पॉइंट पर देखो आप, यहां पर ये किसकी लाइन है, ये कौन सी वाली लाइन है, एक्स वाली लाइन है। मतलब यहां पर ये जो वैल्यू है, ये कहीं कहीं एक्स की वैल्यू जरूर है, एक्स की वैल्यू है, पर वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू यहां पर क्या है, जीरो है। मतलब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मान लो ऐसा बोल दूं कि ये 3 वाले पॉइंट पर कट रहा है और यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। मैंने एक जरा सा एग्जाम्पल लिया है, वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो 3 पे काट रहा है, पर इस वाली लाइन पर आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू, और इस वाली लाइन पर आपको क्या मिलती है, वाई की वैल्यू। अब ये लाइन, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये इस वाले पॉइंट पर काट रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर मान लिया कि इसमें एक्स की वैल्यू 3 है, पर यहाँ पर वाई की वैल्यू तो कंफर्म है, जीरो ही होगी, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, इस वाली लाइन पर वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कौन सा वाला पॉइंट हो गया, जीरो वाला। मतलब इस वाले केस में हमें कितने जीरो मिल रहे हैं, 1 जीरो। कितने जीरो है बच्चों, 1 जीरो मिलेगा। इस वाले केस में कोई जीरो नहीं था। चलो एक केस ये वाला देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने जीरो है। यहाँ पर देखो, एक्स वाले को कहां पर काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है। तो ये इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, इन तीनों पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इधर हुआ तो नेगेटिव है, उधर हुई तो पॉजिटिव। मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यू है, पर वाई की वैल्यू हर केस में क्या है, जीरो है। मतलब यहाँ पर हमें कितने जीरो मिल रहे हैं, 3 जीरो। कितने जीरो मिलेंगे, 3 जीरो। अब आपको पिक्चर समझ में आ चुकी होगी शायद, कि हमें वो अगर ग्राफ भी बना के अगर हमें एग्जामिनर पूछता है कि भैया ये ग्राफ बना है, मुझे बताओ कि इस वाले केस में कितने जीरो हैं, तो हमने देखा यहाँ पर y की वैल्यू जीरो हो ही नहीं रही है, मतलब नो जीरो। यहाँ पर y की वैल्यू इस पॉइंट पर जीरो हो रही है, इसलिए यहाँ पर 1 जीरो। यहाँ पर y की वैल्यू 3 जगह पर, 3 पॉइंट पर हो रही है, कट रही है, तो यहाँ पर कितने जीरोज मिलेंगे, 3 जीरोज मिलेंगे। चीजें समझ में आ गई, बहुत आसान है, बस आपको खुद से एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी है। अभी तक की जो चीजें मैं एक बार फिर से रिवाइंड करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उनकी हेल्प से आपको बहुत आसान हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना। क्या क्या चीजें पढ़ ली बच्चों हमने, कि एक लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। एक लीनियर इक्वेशन सबसे पहला था लीनियर, तो लीनियर का क्या फॉर्म था हमारा, ax प्लस बी। उसके बाद देखा क्वाड्रेटिक, सारी चीजें लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक मतलब इसका फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद थर्ड वाला फॉर्म होता है हमारा क्यूबिक का। क्यूबिक का क्या फॉर्म होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये तीनों फॉर्म मैंने लिख दिए।
दूसरा और चीजें लिख देता हूं कि इनमें क्या क्या होता है कि जब लीनियर वाला केस है तो कितने जीरोस होंगे हमारे पास, जीरोस। कितने जीरो होंगे इस वाले केस में, 1 जीरोस। इस वाले केस में 2 जीरो मिलेंगे और इस वाले केस में मुझे कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, जीरो के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि भाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू 0 मतलब कोई इक्वेशन में ऐसी x की कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि y की वैल्यू मेरी क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इस वाले केस में खाली एक ही पॉसिबिलिटी होगी, इस वाले केस में 2 पॉसिबिलिटी होगी और इस वाले केस में 3 पॉसिबिलिटी होगी। और उसी को मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाया, आपका बुक में वो चीज अवेलेबल है, मतलब एक्सरसाइज 2.1 में वो चीज समझ में आ जाएगी आपको। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं चीजों पर आते हैं। ये अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी इनमें क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया जाता है कि आपके बुक में सारा जो ग्राफ बना हुआ है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझाने के लिए होती है कि आपको ये समझ में आ जाए कि पोलिनोमियल क्या होता है। अब अगर आपको पोलिनोमियल समझ में आता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर पोलिनोमियल में कितने कितने जीरो होंगे। अगर लीनियर है तो 1 जीरो, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो, क्यूबिक है तो 3 जीरो। अब हम अगले वाले लेक्चर में उन जीरोस को निकालना सीखेंगे और जैसे हम जीरोस निकाल देंगे उनके बीच में रिलेशन बताएंगे, इसमें जीरो में और उसके कोएफिशिएंट में। कोएफिशिएंट मतलब ये वाली चीज, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, a है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, c है। मतलब अलग अलग केस में उनके कोएफिशिएंट और उनसे जो जीरो निकल कर आ रहे हैं उनके बीच में रिलेशन है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार आप खाली चीजों को समझोगे और उसके बाद जब खुद से ट्राई करोगे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर से आपके सामने मैं मौजूद रहूंगा और उसमें हम ये पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड फंक्शन। ठीक है, जो चीज आपको पढ़ा दी गई है आप उसको बुक की हेल्प से खुद से पढ़े, वीडियो को बार बार जब तक समझ में नहीं आया उसको पॉज कर करके देखे, तो जो चीज आपको समझ में आती जा रही है वो चीजें राइट डाउन कर ले। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।